अभी नेक्स्ट चैप्टर है कलेक्शन एंड सबमिशन ऑफ डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन। तो कलेक्शन कैसे करना है, सबमिशन कैसे करना है, तो ये जनरली 3 चीज़ों के लिए हम कलेक्शन और सबमिशन करते हैं, या तो बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड के लिए, या माइकोलॉजी के लिए, या वायरोलॉजी के लिए। तो बैक्टीरियोलॉजी के सैंपल माइकोलॉजी के लिए सैंपल और वायरोलॉजी के लिए सैंपल लेना होते हैं। इसकी जनरल गाइडलाइन क्या है? जनरल गाइडलाइन है कि कभी भी रिसेंटली डेड एनिमल से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमको सैंपल लेना है। जब डेड एनिमल, इधर देखिए, अगर डेड एनिमल 4 घंटे से ऊपर डेड हो गया तो ऐसे में सैंपल लेने में हमें प्रॉब्लम आती है। अब दूसरा, जब हम सैंपल लेते हैं तो जो अफेक्टेड साइट है वहाँ से ही हमको सैंपल लेना है, जहाँ पे हमें क्लिनिकल साइन दिख रहे हों। फिर इसके अलावा जैसे वायरस वगैरह है तो अर्ली इन्फेक्शन के टाइम पर ही सैंपल लेना है। ऐसा नहीं है सैंपल हम तब ले रहे हैं जब इन्फेक्शन बहुत लंबा 2-4 दिन 5 दिन खींच गए हों। इसके बाद जो एनिमल है जिसका क्लिनिकल केस के लिए हॉस्पिटल आया है उसका सैंपल लेना है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आया हो। तब ऐसे में नंबर ऑफ शेडिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद सैंपल हमेशा हमें एजेस से लेना है। कभी भी सैंपल हमें टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू से नहीं लेना है, लीजन्स वाले टिश्यू से, और आधा नॉर्मल और आधा लीजन वाला, अलग अलग ऐसे आधे आधे टिश्यू से लेना है। इसके बाद ये ध्यान देना है कि जो माइक्रोवेल एप्लीकेशन है वो हमेशा एजेस के लीजन्स में ज़्यादा होता है, तो वो वाला सैंपल ही लेना है। ये ध्यान रखना है कि एसेप्टिकली मेथड से ही हमको बैक्टीरिया का कलेक्शन करना है। स्पेसिमेन हमेशा इस टाइप से लेना है कि उसका एनिमल का पहले ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो। अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ हो जाएगा तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। इसके बाद स्पेसिमेन हमेशा हमें जो है इस तरीके से लेना है कि उसका डेसिकेशन नहीं हो, क्योंकि स्वैब वगैरह जो सूखे रहते हैं उसमें स्पेसिमेन का डेसिकेशन हो जाता है। डेसिकेशन होना मतलब उसका वाटर रिमूव हो जाना, सूख जाना स्पेसिमेन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टिश्यू वगैरह अगर सबमिट करना है तो 4 सेंटीमीटर क्यूब के टिश्यूज हमें सबमिट करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये इम्पॉर्टेंट है, आता है 4 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना है। इसके अलावा स्पेसिमेन जो है स्पेसिमेन को हमेशा एक सेपरेट वाटर टाइट कंटेनर वाटर टाइट कंटेनर में रखना है। उसके ऊपर हमेशा लेबलिंग होना चाहिए, वो स्क्रू के जार हो सकता है, उसके ऊपर मार्किंग करना है कि एनिमल का इसमें टिश्यू कौन सा डाला है हमने। यदि हम टिश्यू डाल रहे हैं तो एनिमल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो डेट ऑफ कलेक्शन क्या है जब हमने सैंपल लिया है, ये याद रखना है। इसके बाद में अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करने में लेट हो रहा है तो हम लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पेसिमेन को रख देंगे, लेकिन हमको उसको जमाना नहीं है, फ्रीज नहीं करना है। एक कंप्लीट डायग्नोसिस के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि केवल माइक्रोबायोलॉजी ही देखें। स्पेसिमेन अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, पैथोलॉजी कर सकते हैं, सीरोलॉजी कर सकते हैं, हेमेटोलॉजी कर सकते हैं, या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें ये बताया है कि हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सैंपल हमेशा अगर हम एप्सिस की तरफ से ले रहे हैं तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो स्टेराइल पार्ट होता है, तो इसीलिए सेंटर से नहीं लेना है, एजेस से लेना है, या एप्सिस का जो वॉल है वहाँ से लेना है। अब जो स्पेसिमेन है वो बैक्टीरियोलॉजी और माइकोलॉजी पर्पस के लिए लेना है, तो कैसे कलेक्शन करना है वो हम यहाँ देखेंगे। मान लीजिए अबॉर्शन हो गया है, तो अबॉर्शन के केस में क्या करना है।
अबॉर्शन के केस में हम जो फीटल एबोमेजल कंटेंट है वो ले सकते हैं। सबसे पहले लंग्स ले सकते हैं फीटस का, लीवर ले सकते हैं फीटस का, या फिर फीटस में कहीं ग्रॉस लीजन्स मिलें तो वो ले सकते हैं। फीटस का प्लासेंटा ले सकते हैं, स्पेशली कॉटिलिडॉन्स ले सकते हैं, 2 से 3 कॉटिलिडॉन ले सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट ओटी है, ऑब्जेक्टिव है ये, कि जो लेप्टोस्पायरा है, लेप्टोस्पायरा के अबॉर्शन में हमें लगभग 20 ml मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है मदर के केस में, और उसमें हमें प्रिजर्वेटिव मिलाना है 1.5 ml ऑफ 10% फॉर्मलिन, और इसके बाद ही इसको हम सबमिट करेंगे। तो लेप्टोस्पायरा के केस में यूरिन लेते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं फॉर्मलिन। इसके अलावा सीरम ले सकते हैं हम डैम का, मतलब मदर का, सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए, इस स्पेशली इंडेमिक डिसीज़ जहाँ पर होती है, जैसे मान लो FMD वगैरह है, तो उसमें हम सीरम ले सकते हैं। प्लासेंटा कॉटिलिडॉन्स ले सकते हैं, फीटल लीजन्स ले सकते हैं, लीवर लंग्स ले सकते हैं, और इन सबको हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए 10% फॉर्मलिन में मिक्स करके भेज सकते हैं। यदि हम मिल्क की बात करें तो मिल्क लेने के लिए जो मिल्क का कलेक्शन है वो मास्टाइटिस के केस में किया जाता है। मिल्क का कलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट कलेक्शन होता है। इसके लिए बहुत सावधानी से हमको ये कलेक्शन तब करना है जब किसी एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें अडर को ज़्यादा धोना नहीं है पानी से, रिंस नहीं करना है विद द वाटर। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा डर्ट है तो ये रिंस करना है। तीसरी बात, रिंस करने के बाद में हमें उसको अडर को एक क्लीन टॉवेल से वॉश करना है, मतलब क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद में हमें उसकी जो टीट्स हैं, स्पेशली जो इंस्फिंक्टर्स होते हैं टीट के, उनको हम 70% इथेनॉल से वाइप करेंगे। वाइप करने के बाद में जो वाइप का मेथड ये है कि जहाँ पर ऑनर बैठा हुआ है वो वाले टीट जो हैं बाद में वाइप करेंगे, उसके दूर वाले जो टीट हैं उसको पहले वाइप करेंगे, उसके बाद पास वाले वाइप करेंगे। और सैंपल लेने का तरीका ये है कि पास वाले से पहले सैंपल ले लेंगे, ऑनर जहाँ बैठा हुआ है, और दूर वाले से बाद में सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के लिए जो फर्स्ट स्क्वीड है ऑफ द मिल्क, इसको रिमूव कर देंगे, और जो सेकेंड स्क्वीड है वो हम ले लेंगे। किस बॉटल में लेना है वो बॉटल भी एक लिटिल मिल्क फ्रॉम ईच क्वार्टर इज डायरेक्टेड इनटू द बॉटल। तो हमें बॉटल को रखना किस फैशन में है, हॉरिजॉन्टल मैनर में रखना। अगर हम उसको वर्टिकल ऐसे रखेंगे तो वर्टिकल रखने पर जो ऊपर की हवा रहेगी वो उस बॉटल में चली जाएगी, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल रखना है। बॉटल को रखने का तरीका। अब एप्सिस की बात करें तो मिनिमम 3 ml एप्सिस लेना ही लेना है। 3 ml से कम लेंगे तो एप्सिस लेने का कोई मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद स्क्रैपिंग लेना है हमें, एप्सिस की वॉल की स्क्रैपिंग लेना है, ये ध्यान रखना। और एप्सिस हम का सैंपल हम तब लेंगे जब वो रिसेंटली फॉर्म्ड हुआ हो। अगर एप्सिस पुराना हो गया है, राइपन हो गया उसका, तब हम सैंपल नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय हमें कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। और एप्सिस में बस बीच में सेंटर में से नहीं लेंगे, सेंटर में से लेंगे तो वो स्टेराइल एप्सिस होता है, और सेंटर से लेने पर स्टेराइल एप्सिस में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई माइक्रोब नहीं मिलेगा। अब है स्पेसिमेन, अगर हमें एनरोबिक कल्चर के लिए लेना है तो एनरोबिक कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं वो 20 मिनट में या तो लेबोरेटरी पहुंच जाए, पहली बात, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हमें अगर किसी डेड एनिमल से सैंपल लेना है तो 4 घंटे के अंदर अंदर ही डेथ हुई हो तभी हमारा वो सैंपल लेना सक्सेसफुल होगा। नहीं तो क्या होता है कि डेड एनिमल में जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं, वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एनरोबिक कंडीशन क्रिएट कर देंगे, और इसके कारण जो ऑर्गेनिजम्स हमको एनरोबिक कल्चर के लिए लेना है वो नहीं ले पाएंगे। ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी बात यह है कि हम बोन मैरो से एनरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए बोन मैरो से सैंपल ले सकते हैं। और बोन मैरो भी ऐसा है कि हम केवल जो रिब्स हैं, तो केवल रिब
की स्ट्रिप, अ पीस ऑफ रिब स्ट्रिप ही हम, और वो भी ऑफ द पेरियोस्टियम, केवल पेरियोस्टियम की रिब्स होती हैं, वो हम लेके जमा कर दें लेबोरेटरी में, तो वहाँ से हम बहुत बढ़िया एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बोन मेरो का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोन मेरो इन केस ऑफ अ पीस ऑफ रिब स्ट्रिप इन केस ऑफ एनरोबिक कल्चर। इसके बाद जो एनरोबिक हैं उसको हमें किसी ऑर्डिनरी स्वेप से कलेक्शन नहीं करना है। एनरोबिक बैक्टीरिया को लेने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर क्यूब का जो टिश्यू है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा टिश्यू होने पर जो सेंटर में बैक्टीरिया होता है वो एनरोबिक कंडीशन में रहता है, तो वो जीवित रहेगा बैक्टीरिया। इस 4 सेंटीमीटर क्यूब से कम लेंगे तो वो एनरोबिक बैक्टीरिया जीवित नहीं रहेगा, लाइव नहीं रहेगा। इसके लिए अलग से एनरोबिक स्पेसिमेन कलेक्टर भी आते हैं, तो ऐसी बॉटल्स आती हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें दूसरा तरीका ये है कि जो डिस्पोजेबल सिरिंज रहती है उसमें भी हम जैसे मान लो कोई लिक्विड लेना है, तो लिक्विड लेकर के इसके ऊपर हम निडल लगा करके निडल को मोड़ सकते हैं। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मान लो एंट्रोटॉक्सीमिया का केस है, तो एंट्रोटॉक्सीमिया के केस में हमें टॉक्सिन का डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। तो टॉक्सिन के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कम से कम 20 ml इलियल कंटेंट लेना है। एंट्रोटॉक्सीमिया में इलियम का कंटेंट लेते हैं, ये याद रखना, इलियल कंटेंट ही लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो इलियम है उस इलियम के लूप को टाई कर देते हैं दोनों तरफ से, और इस टाइप से हम जो है इलियल कंटेंट ले लेते हैं। अब यूरिन की बात करें तो यूरिन में देखो, जो यूरिन होता है वो यूरिन एनालिसिस हम या तो बैक्टीरियल का माइक्रोस्कोपी देखने के लिए करते हैं, या फिर लाइव बैक्टीरिया का काउंट करने के लिए करते हैं, या क्लिनिकल यूरिया के लिए करते हैं कि उसमें क्लिनिकली कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए कलेक्शन का बेस्ट मेथड है या तो हम सिस्टोसिंथेसिस करेंगे, या कैथेटर से लेंगे, या फिर मिडस्ट्रीम यूरिन से लेंगे। हमारे पास डॉग के रेफरेंसेस तो हैं, पर फिर भी हम ह्यूमन के रेफरेंसेस को मान के चलते हैं कि यदि 10⁵ बैक्टीरिया पर ml ऑफ यूरिन में मिलते हैं तो इसको हम क्लिनिकल बैक्टीरिया यूरिया कहते हैं। यदि 10⁴ से 10⁵ के बीच में बैक्टीरिया मिलते हैं पर ml ऑफ यूरिन में, तो इसको हम सजेस्टिव ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब हम इसको सजेस्ट करेंगे कि हाँ इन्फेक्शन है। लेकिन 10⁴ बैक्टीरिया पर ml में यूरिन में मिलते हैं, से भी कम मिलते हैं, तो हम इसको कोई सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। अब आगे की बात करते हैं, सैंपल फ्रॉम स्किन। अब जब स्किन जो होता है उसमें जैसे पश्चूल है, वेसिकल है, इससे सैंपल लेने के लिए सबसे पहले जो सरफेस है उसका हम क्लीनिंग करेंगे 70% एथेनॉल से, ड्राई करेंगे, और फिर वहाँ से हम स्टेराइल एक निडल डाल करके या सिरिंज डाल के हम वहाँ से सैंपल ले लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए रिंगवर्म है, तो रिंगवर्म के केस में हम क्या करेंगे, हेयर प्लक कर लेंगे। हेयर प्लक हो गए, उसके अलावा जो एजेस होते हैं वो एजेस में हम ब्लेड लगा करके वहाँ जब तक ब्लड ऊज आउट नहीं हो जाता तब तक ब्लेड लगाते रहेंगे और ब्लड निकाल लेंगे, मतलब वो सैंपल ले लेंगे जब तक ब्लड ऊज आउट नहीं हो जाता। इसमें हम प्लग्ड हेयर्स, स्किन स्क्रैपिंग्स वगैरह ले करके मटेरियल को हम जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला ब्लड कल्चर। ब्लड का कल्चर करने के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन रखना पड़ती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो जगह है जहाँ हेयर्स रहते हैं वेन्यू पंक्चर करने के लिए, वो जगह शेव करेंगे। शेव करने के बाद 70% इथेनॉल डालेंगे, साफ़ करेंगे, और स्किन साफ़ करने के बाद 30 सेकंड तक रुकेंगे। इसके बाद में हम वहाँ से एसेप्टिकली सैंपल लेंगे, और सैंपल हम बैक्टीरिया अगर चेक करना है तो 24 आवर के इंटरवल में 2 बार लेंगे। इसके बाद विदाउट डिले के हम ये जो सैंपल होता है ये ब्लड कल्चर बॉटल्स आती हैं उसमें डाल के सीधा लैब में भेज देंगे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, वो स्टार्टिंग ये है कि हम जो बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं वो बैक्टीरिया कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट मीडिया की ज़रूरत होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है
स्पेशल रिक्वायर्ड मीडिया किन किन को ज़रूरत होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन मीडिया के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मीडिया की ज़रूरत होती है स्ट्रेप्टोकोकस को, पहली चीज़, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस का डेसिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा मोरेक्सिल्ला बोविस को, क्योंकि मोरेक्सिल्ला बोविस लेक्राइमेशंस में मिलता है, लेक्राइमल सिक्रेशंस में मिलता है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लिक्विड में होता है ये, इसलिए इसको हम डेसिकेट कर देंगे अगर हम किसी स्वेब वगैरह में ले लेंगे। इसको इमीडिएटली हमें अगार प्लेट पे लगाना होता है। इसके बाद में अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो हमें किसी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत होगी और हम 2 घंटे में इसको पहुंचाना पड़ेगा। तीसरा है टेलोरेला इक्विजेनिटलिस, जो इक्विजेनिटलिस है इक्वाइंस के जेनिटेलिया में होता है। इसको भी जो है एमीज मीडियम से, एमीज ट्रांसपोर्ट मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें चारकोल मिला होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। एमीज ट्रांसपोर्ट मीडियम में टेलोरेला इक्विजेनिटलिस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर इसके बाद कैम्पाइलोबैक्टर फीटस सब स्पीशीज वेनरेलिस है, ये काउज में मिलता है। और इसके अलावा ये क्लेमाइडिया सिटेसी है, माइकोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है सॉरी, इन सबको ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में हम आते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर वायरल डायग्नोसिस। तो वायरल डायग्नोसिस के लिए जो बॉटल्स होती हैं वो स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए उन बॉटल्स को बाइजॉक्स बॉटल कहते हैं। बाइजॉक्स बॉटल की खासियत ये है कि इसका जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है, तो इसमें हम फीसिस ले सकते हैं, स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हैं, बॉडी फ्लूइड ले सकते हैं, टिश्यू ले सकते हैं, ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट ले सकते हैं, और ये सारा का सारा हम इस ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल करके लेबोरेटरी भिजवा सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हमें स्पेसिमेन को किसी ग्लास स्लाइड के ऊपर लेकर के ड्राई करना है और देखना है फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम ग्लास स्लाइड पर ड्राई करेंगे स्पेसिमेन को और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख लेंगे। लेकिन यदि हमें FAT फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक में की हेल्प से वायरस को देखना है, तो हम सेल का स्मेयर बनाएंगे और उसको एसीटोन के साथ फिक्स करेंगे, और या फिर हम क्रायोस्टेट सेक्शन बनाएंगे ऑफ द फ्रेश टिश्यू, और इस सेक्शन को हमें फ्रीज में रखकर ठंडा करेंगे। FAT का यूज़ हम मोस्टली रेस्पिरेटरी डिसीज़ के वायरस को देखने में करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि FAT का जो यूज़ है वो हम रेस्पिरेटरी डिसीज़ को देखने में करते हैं, के वायरस को देखने में करते हैं। इस वायरस को निकालने के लिए हमें नेज़ोफेरिंजियल स्पायरेट्स का या फिर ब्रोंको एल्वियोलर लवाज का यूज़ करना पड़ेगा, ये हमारा बेस्ट चॉइस रहेगा। और इसके लिए हमें अल्टरनेटिवली एक लॉन्ग एब्जॉर्बेंट स्वेब की ज़रूरत, बहुत लंबे स्वेब की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कॉटन स्वेब लगा हुआ हो। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी हमें टिश्यू को के प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो प्रिजर्वेटिव है ये 10% फॉर्मेलिन होता है। और इसके अलावा इम्यूनोपेरोक्सीडेज स्टेनिंग भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा सीरोलॉजी करने के लिए पेयर्ड सीरम की ज़रूरत पड़ेगी, और पेयर्ड सीरम जो रहता है वो लगभग 3 to 4 वीक्स अपार्ट का होना चाहिए ताकि हम वायरस के डायग्नोसिस को कर सकें। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स।